हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 2 ऑफ यूनिट 6 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरली जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के रिगार्डिंग इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक हिंट दे देता हूँ कि जनरली जो क्वेश्चन होगा वो मैच ऑफ द फ्लोइंग में हो सकता है। एक साइड तो हमको प्रिंसिपल्स दे सकते हैं, दूसरी साइड क्या हो सकता है उसका मीनिंग दे सकते हैं। हमको मैच ऑफ द फ्लोइंग करना होगा। ओके, और जो दूसरा क्वेश्चन आने के चांसेस है वो ये है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल कम अंडर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। अगर आप नोट्स बना सकते हो तो बेटर रहेगा। ओके, मैं साथ साथ कराऊंगा, आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो ये बेटर रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स हैं? तो मेनली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो 4 हैं। ओके, उनके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। अब साइंस नोट रूल ऑफ थंब, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन ए सेट ऑफ रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें क्या है, आप वर्क कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप एक ही टेक्निक के साथ वर्क मत करो। ठीक है, कि आप मान लो कि स्टार्टिंग में अगर 5 साल पहले भी एक ही टेक्निक के ऊपर आप वर्क कर रहे थे, अब अभी भी आप उस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस टेक्निक्स के थ्रू इतनी एफिशिएंट वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपनी टेक्निक्स में चेंज लाना पड़ेगा अगर आप एफिशिएंट वे में वर्क करना चाहते हो। तो ये चीज इस प्रिंसिपल में कही है कि साइंस नोट रूल ऑफ थंब। Okay, this principle said that we should not get stuck in a set of routine with the old techniques of doing work. Rather, we should be constantly experiment to develop new techniques which makes the work much simpler, easier and quicker. तो हमें क्या है, देखो आज के टाइम में जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है। ओके, पहले जो टाइम होता था उसमें क्या था, हम लेबर एफिशिएंटली वर्क होता था कि लेबर की ज़्यादा क्वांटिटी हम यूज़ करते थे, लेकिन आज जो है मशीनरी के थ्रू हम ज़्यादा डिपेंडेंट रह चुके हैं। तो यही चीज़ क्या रखी है साइंटिफिक जो टाइलर थे, FW टाइलर, उन्होंने इस चीज़ पर फोकस दिया था कि आप जो है कंस्टेंटली टेक्निक्स को चेंज करते रहो, एक ही टेक्निक के थ्रू काम मत करो। ओके, इससे क्या होगा, हमारा जो वर्क है वो सिंपल भी होगा, ईजियर भी होगा और क्विकर भी होगा, फास्टली भी होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एज पर दिस प्रिंसिपल सच एन एटमोस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन द लेबर एंड द मैनेजमेंट कंसीडर ईच अदर इंडिस्पेंसिबल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहे हैं, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे वर्क चल रहा है उस जगह पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इंडिस्पेंसेबल समझे। मतलब कि क्या इंडिस्पेंसेबल का, कि मतलब ये समझे कि उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मेरे बिना उनका काम नहीं चल सकता। मतलब कि दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और दोनों को ये लगना चाहिए कि हाँ, हम दोनों के बिना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये मानना चाहिए दोनों को। इससे क्या होगा, उनके बीच में कोऑपरेशन बनेगा। टाइलर हैज रेफर्ड टू सच ए सिचुएशन एज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी साइंटिफिक मैनेजमेंट की तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने टेक्निक्स भी शेयर कर रखी हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी एक बार कर लेना। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि आपको वर्कर्स के और मैनेजमेंट के एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। दोनों के एटीट्यूड को कॉन्ट्राडिक्ट करने के बजाय दोनों के एटीट्यूड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, एक साथ सिमिलर लाना पड़ेगा, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो जल्दी अचीव हो सके। ठीक है, अगर मान लो वर्कर्स की मैनेजमेंट के साथ नहीं बन रही, मैनेजमेंट की वर्कर्स के साथ नहीं बन रही, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? नहीं, ऐसे कभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है कि हमको मेंटल रेवोल्यूशन जो कंसेप्ट है, टेक्निक है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, बिटवीन टू पार्टीज एंड वुड बी बेनिफिशियल बोथ ऑफ देम। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, वर्कर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, मैनेजमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। चलिए, अब आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंडिविजुअल भी वर्क कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करे, ना कि अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, तो मैं वहां पे पर्सनल बेनिफिट को बाद में देखूंगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को देखूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल दिया गया था किसने, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, कि कोऑपरेशन पर फोकस करो, आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर फोकस करो, ना कि अपने खुद के ऑब्जेक्टिव पर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज डन बाय डिफरेंट पीपल्स मस्ट बी कैरिड ऑन ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एक कोऑपरेशन के अंदर रहकर करो, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करो।
ठीक है। टाइलर हैज सजेस्टेड दैट द मैनेजर एंड द वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड, कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करें, स्टैंडर्ड डिटरमाइन करें, एंड दे दिस इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड दस इन टर्न इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा मुझे आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छे लेसन लाने के लिए। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। कि आप मान लो कि एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, मान लो कि एक पर्सन को, मान लो रिक्रूटमेंट निकाली, एक पर्सन को हमने सिलेक्ट कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अब उस पर्सन को डेवलप करना, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, ऑर्गेनाइजेशन की है। तो ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली जो है उस पर्सन को क्या करना चाहिए, टाइमली उस पर्सन को डेवलप करते रहना चाहिए, ताकि उसकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी उससे क्या होगी, इंप्रूव होगी, एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी देखने को मिलेगा। ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबडीज ट्रेनिंग, तो उनको नेसेसरी है कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना करें। It should also be taken care that each individual should be allotted work according to his ability, कि अगर मान लो मैं किसी को वर्क दे रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये जरूरी है कि उसको उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दो। ये नहीं है कि उसके बस की काम तो है 5 घंटे करना, लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं तेरे को 8 घंटे काम करना है, क्या कभी कर पाएगा? नहीं, ऐसे तो वो 1 महीना तक ही काम कर सकता है फिर वो, ओके, ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकता। तो ये जरूरी है कि हम उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको काम दें, ओके, जिस चीज़ में वो स्पेशलाइजेशन है उसी चीज़ का उसको वर्क दें। Such a caring attitude would create a sense of enthusiasm among the employees and feelings of belongingness too. तो इस तरह का जो अगर हम करेंगे, अगर इस तरह हम एक एम्प्लॉयज़ के एबिलिटी की हम कदर करेंगे, उसके इंटरनल मोटिवेशन को हम बिल्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर एक फीलिंग आएगी, ठीक है, अपनेपन की एक फीलिंग सी आएगी, जिससे वो और भी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा। ओके, अब बात आती है हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल। अब हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल्स से, इसके टोटल 14 प्रिंसिपल्स से। और अब मान लो एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि बता देंगे कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, तो मिक्स करके दे सकते हैं हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को और हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स को। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं देख लेते हैं एक बार, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्लियर चेन ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट द कॉर्प से। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको इनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। देखो ये 14 जो प्रिंसिपल्स हैं ये सीक्वेंस के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ को आपको इस सीक्वेंस में याद होना चाहिए। जनरली सीक्वेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये पूछा जा सकता है कि बताओ जो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो कौन से सीक्वेंस, कौन से नंबर पर आता है, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको साइड सीक्वेंस में याद होनी चाहिए जो प्रिंसिपल्स हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, सिंपल प्रिंसिपल है, नाम से सजेस्ट हो रहा है। ओके, इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयज आर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज एंड दे हैव डिफरेंट स्किल्स। हर एक एम्प्लॉयज के अंदर जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट है। कोई किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, किसी के पास किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। तो उनको जो वर्क दे रहे हैं, अगर हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं तो जिस एम्प्लॉय को वर्क दे रहे हैं वो नेसेसरी होना चाहिए कि वो उस वर्क में स्पेशलाइज हो, जिससे क्या होगा वो एफिशिएंट वे में काम कर सकता है। ओके, मान लो मेरे को टीचिंग में शौक है, तो ये जरूरी है ना कि मुझे टीचिंग फील्ड का ही वर्क आगे मिले तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, मैं और भी अच्छी एफिशिएंसी से काम करूँगा। ओके, so in practice employees are specialized in different areas and they have different skills. Different level of expertise can be distinguished within the knowledge areas from general to specialist. Personal and professional development supports this. Okay, according to Henry Fayol, specialization promotes efficiency. तो specialization से क्या होगा, एक efficiency बढ़ेगी। आपको अगर specialized work दिया जाएगा तो आपकी efficiency automatically increase होगी of the workforce and increase productivity. तो जिससे क्या होगा, productivity भी हमारी increase होगी, हमारे employees की productivity भी increase होगी। Okay, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेसेसरी है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, कि वहाँ पे अथॉरिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स। मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्डर दे सके एम्प्लॉयज़ को कोई भी काम करने के लिए। ऑफ कोर्स विद दिस अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको पता है कि अगर अथॉरिटी किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ क्या होगी, डेलीगेट की जाएगी। According to Henry Fayol, the accomplishment power of authority gives the management the right to give orders to the subordinates. कि यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी एम्प्लॉय को क्या कर सकती है, वर्क को करवा सकती है। मतलब कि
क्या कर सकती है, द मैनेजमेंट द राइट टू गिव ऑर्डर, किसी भी एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे सकती है, सबॉर्डिनेट्स को क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है किसी भी वर्क के लिए। ओके, ये मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिग ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको डिसिप्लिन तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। ये एक पार्ट बन चुका है, ये एक प्रिंसिपल है हेनरी फोर्ड के थ्रू, थर्ड प्रिंसिपल। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स। इट इज ऑफन ए पार्ट ऑफ कोर वैल्यू ऑफ मिशन स्टेटमेंट। आज के टाइम में ये मिशन स्टेटमेंट का पार्ट बन गया। अगर आप किसी की मिशन स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर डिसिप्लिन का एक अलग ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, and vision in the form of good conduct and respectful interactions. This management principle is essential and seen as an oil to make the engine of an organization run smoothly. तो एक तरह से ये क्या है, डिसिप्लिन एक ऑयल का काम करता है। देखो, जिस तरह इंजन को स्मूथली चलाने के लिए, अगर आप बाइक के इंजन को स्मूथली चलाना चाहते हो तो ऑयल होना नेसेसरी है, सेम उसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए डिसिप्लिन का होना भी उतना ही जरूरी है। ओके, उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड्स, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड मींस दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक एम्प्लॉय जो है सिर्फ एक मैनेजर से ही ऑर्डर रिसीव करे। मान लो कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूं और मेरे को ऊपर 4 मैनेजर्स हैं मेरे को ऑर्डर देने वाले, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं किसका ऑर्डर मानूं किसका नहीं मानूं। एक टाइम पे अगर 2 जने मुझको कोई काम कह रहे हैं तो मैं किसका काम करूं किसका ना करूं। तो ये चीज़ नेसेसरी है कि एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का। अब आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जनरली क्या है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो आपको इन दोनों का जो है मीनिंग डिफरेंशिएट अलग से पता होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, ऑल एम्प्लॉयज डिलीवर द सेम एक्टिविटीज दैट कैन बी लिंक टू द सेम ऑब्जेक्टिव्स। जो एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरह का वर्क कर रहे हैं या सेम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जरूरी होना चाहिए कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिमिलर ही हो, मतलब कि सेम ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, हर किसी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो एम्प्लॉयज अगर सेम एक्टिविटीज, मान लो कि 10 एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 5 एम्प्लॉयज एक एक्टिविटी कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉयज एक तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जी जरूरी है कि 5 एम्प्लॉयज का जो ऑब्जेक्टिव है दोनों सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक ग्रुप को एक पर्सन ही ट्रीट कर रहा हो, ये भी चीज नेसेसरी है, एक ही जना डायरेक्शन देने वाला हो। ऑल एक्टिविटीज कैन बी कैरिड आउट बाय वन ग्रुप दैट फॉर्म ए टीम। तो हम एक टीम बना लेंगे, जो जो सिमिलर एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी अलग टीम, जो सिमिलर कर रहे हैं उनकी अलग टीम बना लेंगे। दिस एक्टिविटीज मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन ए प्लान ऑफ एक्शन। द मैनेजर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस प्लान। तो इस प्लान के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कौन रहेगा, मैनेजर रहेगा। एंड ही मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ डिफाइंड एंड प्लान एक्टिविटीज। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है कौन मेजर करेगा, वो जो मैनेजर है, जो उनका जो लीडर है, वो उस चीज को क्या करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। ओके, अब जो 6th प्रिंसिपल आता है वो कौन सा है, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देयर आर ऑलवेज काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, there are always all kind of interest in an organization. In order to have organization function well, Henry Fayol indicate that the personal interests are subordinate to the interest of the organization. कि हेनरी फ्योल कहते हैं कि आप कोई भी एक पर्सन है, उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको लिंक कर दो किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ। मतलब कि अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इस चीज में कि मेरी सैलरी हाइक हो, तो मैं अपने जो इसको है ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से लिंक रख सकता हूं। कैसे रख सकता हूं कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो ऑटोमेटिकली मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज कह गई है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ लिंक कर दो। द प्राइमरी फोकस इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नॉट ऑन द इंडिविजुअल। तो प्राइमरी फोकस हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए अब बताए रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आजकल हर कोई पर्सन जॉब किसी को करता है ताकि उसको अच्छी सैलरी मिले। ओके, तो मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी आर क्लोज टू वन अनदर। मोटिवेशन, रेम्यूनरेशन क्या एक तरह का मोटिवेशन का पार्ट करते हैं, ठीक है। आपको अगर अच्छी सैलरी मिली है तो कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट कर रही है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर्ग्यूज दैट रेम्यूनरेशन शुड बी सफिशिएंट टू कीप एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव। कि क्या कह रहा है ये कहता है, आर्ग्यूज कर रहा है कि रेम्यूनरेशन क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर आप मान लो कि एक प्रोफेसर की जॉब कर रहे हो और आपको रेम्यूनरेशन दी जा रही है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उससे डाउन पड़ेगी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपको सफिशिएंट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है बनी रहे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन 2 तरह की होती है, एक होती है मॉनेटरी जो कि फाइनेंशियल वे में होती है, एक होती है नॉन मॉनेटरी जिसमें हम अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो एक कॉम्प्लीमेंट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट्स इज द नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी कंपनसेशन दे दिया, बोनस दे दिया, फाइनेंशियल दे दिया, फाइनेंशियल अदर बेनिफिट्स दे दिए, तो दिस इज द मॉनेटरी बेनिफिट। ओके, अब 8th प्रिंसिपल आता है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में
पावर लेने की अथॉरिटी किसके पास है? क्या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है या टॉप मैनेजमेंट में डेलीगेट कर रखी है नीचे एम्प्लॉयज के पास भी? तो ये बात करती है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अथॉरिटी को लिमिटेड करना, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक टॉप अथॉरिटी के पास ही, टॉप पोजीशन वाले टॉप पोजीशन होल्डर्स के पास ही अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? उन्होंने अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकी है नीचे अगर लो लेवल्स पे, कि आप एक मैनेजर, लो लेवल का मैनेजर भी डिसीजन खुद से ले सकता है, ठीक है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट बी प्रॉपर्ली बैलेंस, तो कहते हैं प्रॉपर्ली बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। They depend on the volume and size of organization includes its hierarchy. Centralization implies the concentration of decision making authority, कि कितनी जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो किसके हैंड्स में है ज़्यादा। अगर मान लो कि कुछ ही लिमिटेड पीपल्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डिसीजन लेते हैं, लो लेवल के भी डिसीजन लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है। ये कहते हैं कि डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तो ये इस चीज़ को फेवर करते हैं। शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद लोअर लेवल्स इज रेफर्ड टू एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम लोअर लेवल को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, इसके बाद आता है स्केलर चेन। अब एक स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन एक पार्ट है डिसिप्लिन का ही, ठीक है। स्केलर चेन कहता है कि अगर आपको क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कॉन्टैक्ट करना है, तो उसको एक पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, वो कहते हैं स्केलर चेन प्रिंसिपल। Hierarchy presents itself in a given organization. This varies from senior management to the lower level of management. कि अगर एक सीनियर मैनेजमेंट को एक लोअर लेवल मैनेजमेंट से बात करनी है, तो उसको एक पर्टिकुलर वे में बात करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली इस चीज़ से इससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो एक हायरार्की है, एक स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। Henry Fayol management principle states that there should be a clear line in that area of authority from top to bottom, or all managers at all levels. There can be seen a type of management structure. Each employee can contact a manager or supervisor in an emergency situation. अगर emergency situation आती है तो आप contact कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आपको एक स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। मान लो कि अगर टॉप लेवल के किसी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक लोअर लेवल से बात करनी है या कॉन्टैक्ट करना है, तो वो बीच में मैनेजर्स को कहेगा, मैनेजर नीचे वाले उसको सुपरवाइजर को कहेगा, सुपरवाइजर लो लेवल के पास मैसेज पहुंचा देगा। तो दिस इज द टॉप टू डाउन मैसेज। ओके, और कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है ऑर्डर प्रिंसिपल। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है? फ्योल डिफाइन द ऑर्डर प्रिंसिपल एज द सिस्टमैटिक ऑर्डर एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। कि आप जो भी एक पीपल या किसी को भी रिक्रूट कर रहे हो या थिंग्स को सेटल कर रहे हो, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉयज को आप रिक्रूट कर रहे हो, तो वो उसको राइट प्लेस पर, राइट ऑर्डर पर उसको क्या करो, रिक्रूट करो। In today's world, Fayol's order principle is still highly regarded in the majority of organizations. Human resource department work to find employees who are the best fit for a specific job. कि आप एक राइट ऑर्डर राइट प्लेस पर आप किसी एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करो, उससे क्या होगा, आपकी जो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और आपके ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो जल्दी अचीव होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओके, तो आप एक ऑर्डर को फॉलो करो, ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है? नाम से सजेस्ट हो रहा है। इक्विटी कहता है कि आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके साथ फेयरली ट्रीट करो। ये नहीं है कि आप किसी को तो ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, सेम लेवल पर किसी को कम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो करो। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑफन ऑकर्स इन द कोर वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फयेल, एम्प्लॉयज बी ट्रीटेड काइंडली एंड इक्वली। सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करो, किसी के साथ पार्शियलिटी मत करो। ओके, ये एक प्रिंसिपल है, 11th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फयेल। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सोनल। अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सोनल क्या कहता है? द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंट डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजिंग ऑफ पर्सोनल एंड देयर शुड बी बैलेंस द सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक एम्प्लॉय जो है, अगर को मान लो कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उसके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि उसकी जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी या कुछ टाइम तक तो सिक्योर रहेगी, तो बहुत रिलैक्स वे में काम करेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पर जोर दिया गया है इस प्रिंसिपल के अंदर कि आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सोनल की, अगर पर्सोनल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करो कि आपकी जो जॉब है वो सेफ है। मैनेजमेंट स्ट्राइव टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करना चाहिए, कि एम्प्लॉय जो रिमूव हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हटाए जा रहे हैं उनको कम करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनके मन में सिक्योरिटी रहेगी और वो अच्छी एफिशिएंसी से काम कर सकेंगे। देखो, कहीं ना कहीं हर एक प्रिंसिपल का लिंक एक एफिशिएंसी के साथ ही है। सब सारे प्रिंसिपल्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव करना है, तो कैसे होगा? ओके, हर एक जो ऑब्जेक्टिव है वो इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद आता है इनिशिएटिव। ओके, अब इनिशिएटिव क्या कहता है? इनिशिएटिव कहता है
कि हर एक जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको क्या देना चाहिए, इनिशिएटिव देना चाहिए कि वो भी डिसीजन ले सके, जिससे क्या होगा उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी, वो मोटिवेटेड होगा। ओके, हेनरी फ्योल आर्ग्यूड दैट विद दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज। तो एम्प्लॉयज़ को अलाउड करना चाहिए कि वो नए नए आइडियाज़ जो है उसके मन में उसको एक्सप्रेस कर सके, ताकि उसको क्या हो कि लगे, उसको भी लगे कि हाँ मुझे भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस एनकरेज इंटरेस्ट इन इन्वॉल्वमेंट एंड क्रिएट्स एडेड वैल्यू फॉर द कंपनी। एम्प्लॉयज इनिशिएटिव आर ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। तो एम्प्लॉय इनिशिएटिव जो है एक सोर्स है किस चीज़ का, स्ट्रेंथ का, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को शो करेगा ये। ओके, और जो लास्ट प्रिंसिपल है हमारा वो कौन सा है, एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल जोड़ देता है टीम स्पिरिट के अंदर। ओके, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्पिरिट द कॉर्प्स ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर स्ट्राइविंग फॉर द इन्वॉल्वमेंट एंड यूनिटी ऑफ एम्प्लॉयज। कि हर एक एम्प्लॉयज के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, कल को कोई डिसीजन लेना हो या कोई बात हो तो हर एक एम्प्लॉय के अंदर एक यूनिटी वाली फीलिंग्स आनी चाहिए। ओके, मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरले इन द वर्क प्लेस। कि डेवलपमेंट ऑफ मोरले, हमको क्या है उनके जो मॉरले हैं उनको डेवलप करना है, उनके मोटिवेशन को डेवलप करना है। इंडिविजुअलिटी एंड द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन, एस्पिरिट द कॉर्प्स कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर एंड क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिंसिपल का, वो क्या है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन को क्रिएट करना है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है, उनके बीच में यूनिटी को क्रिएट करना है। ओके, तो ये थे सारे प्रिंसिपल्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल है। आने वाले टाइम में हर एक यूनिट इसी चैनल पर आपको मिलेगी। एंड हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना। एंड फॉलो मी ऑन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। अगर नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट जो है ऑलरेडी मैं वहाँ पे पब्लिश कर चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।